यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारा आखिरी टॉपिक है जो हमारे यूनिट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप सबने ये देखा होगा कि हमने सारे प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट करा था। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करी थी, और फिर मैंने ये भी बताया था कि कौन से ऐसे मशीन्स हैं जिसके अंदर ऐसा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैंने दूसरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एसपीओ की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो बनाया गया है, हमने उसकी बात करी थी, जिसका नाम है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें और उसमें सिर्फ इस बात का अंतर था कि उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्ड वायर्ड है, जबकि जीआरओ के अंदर हम जो कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। अगर मैं एसपीओ की बात करती हूँ तो इसको जनरली हम वन एड्रेस या सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ एक्यूमुलेटर को इजाजत है कि वो एएलयू से बात कर सके। मतलब जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है या डेटा है, वो एक्यूमुलेटर के जरिए ही एएलयू में जा सकता है। मतलब उसके पास जाने का जरिया सिर्फ एक्यूमुलेटर है, दैट इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है लेकिन उसको एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसके छोटे छोटे बहुत स्टेप्स हो जाते हैं। वही अगर मैं बात जीआरओ की करती हूँ तो एएलयू के पास वहां पर ऑप्शन है कि एट ए टाइम आई कैन लोड द रजिस्टर फ्रॉम टू साइड्स बिकॉज आई एम हैविंग टू मल्टीप्लेक्सर्स जो कि दो अलग अलग रजिस्टर्स से डेटा एएलयू को दे सकते हैं। तो यहां पर हम 2 एड्रेस या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं। अगर एक छोटा इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ 4 स्टेप्स 2 स्टेप्स में हो पा रहा है तो मेरे लिए वो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने की काबिलियत में आ जाता है। तो इसीलिए जीआरओ प्रेफर करते हैं हम एसपीओ से। अगर मैं जीआरओ की लिमिटेशंस की बात करूं तो जीआरओ के अंदर अगर मैं अभी भी देखूं तो पूरा प्रोसेस सीक्वेंशियली ही हो रहा है। मतलब वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम ही हो रहा है। चाहे वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ गई हो लेकिन वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम ही हो रहा है। क्या कोई और तरीका है जिससे हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकें? ऐसा कोई प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है अवेलेबल? तो जिस प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की आज हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को टेक ओवर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही स्टैक है। मैं आपको बता दूं कि स्टैक एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो बताता है कि डेटा को हमें कैसे ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर करना है। इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रोसेसर के साथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जीआरओ और एसपीओ का कॉन्सेप्ट अभी भी सीक्वेंशियल है। मैं चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा डेटा ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पे काम करे। उसके लिए ही हम ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं स्टैक। तो आइए अब फिगर के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्पीड अप कर रहा है प्रोसेस को। अगर आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देख पा रहे हैं तो यहां पर मैंने प्रोसेसर का एक फिगर ड्रॉ करा है। इस प्रोसेसर के अंदर, जैसे मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी डिस्कस करा था, मुख्यतः इसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। वो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, वो कभी नहीं बदलता, चाहे एसपीओ हो, चाहे जीआरओ हो, चाहे स्टैक हो। तो यहां पर भी वो आर्किटेक्चर सेम है, बस सेटअप के अंदर एक नई चीज जुड़ गई है जिसको मैं कहती हूं स्टैक। ये स्टैक रजिस्टर के साथ है तो इसको हम रजिस्टर स्टैक कहते हैं। ये स्टैक रजिस्टर के साथ जुड़ने का क्या मतलब है कि मैंने रजिस्टर की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा यहां पर स्टोर हो सके। मैं क्यों स्टोर करना चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा डेटा? ताकि एएलयू बार बार मेन मेमोरी को रेफर ना करे फॉर ऑपरेंड्स, वो यहीं से उठा ले और एग्जीक्यूशन कर ले, ना कि एक बल्कि मल्टीपल। तो ये होता है स्टैक। अगर मैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूं तो स्टैक 2 हिस्सों में आता है।
या तो आप स्टैक को रजिस्टर के साथ यूज कर सकते हो या फिर आप स्टैक को मेमोरी का हिस्सा भी बना सकते हो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर स्टैक, मेमोरी स्टैक। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि मेमोरी स्टैक करने का क्या फायदा है। जाहिर सी बात है, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस है और डेटा है। अगर इसके साथ स्टैक जुड़ गया तो मेरे मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। तो जब डेटा ज्यादा स्टोर हो पा रहा है मेमोरी के अंदर, तो जाहिर सी बात है ज्यादा डेटा लाया जा सकता है रजिस्टर और उसके स्टैक में फॉर एग्जीक्यूशन। तो मेरा जो ड्रॉबैक था जीआरओ और एसपीओ का कि चीजें सीक्वेंशियल हो रही है, शायद स्टैक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करने से हम बहुत सारा डाटा ला भी सकते हैं, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब जरा समझ लेते हैं स्टैक एक्चुअली में क्या है। अगर मैं स्टैक की बात करती हूं तो स्टैक इज नथिंग बट अ पाइल ऑफ रजिस्टर्स वन अपॉन द अदर। मतलब स्टैक इज अ पाइल ऑफ रजिस्टर्स दैट आर सिचुएटेड one above the other. This stack can hold operands, operator that are used in the instruction for execution. यहां स्टैक के अंदर मैं कोई इंस्ट्रक्शन कभी नहीं लोड कर सकती, मैं सिर्फ वैल्यूज लोड कर सकती हूं। मैं क्यों करना चाह रही हूं वैल्यूज लोड? क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस में वो वैल्यू कहीं ना कहीं यूज हो रही हो। तो अगर ये स्टैक नहीं है मेरे पास तो रजिस्टर के पास बहुत लोड हो जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन को भी सेव करे, वो डाटा को भी सेव करे। तो मैं उसको एक कुशन दे रही हूं स्टैक के साथ। मैं कह रही हूं कि मैं भी अवेलेबल हूं टू पुट सम डेटा विच इज इन इमीडिएट यूज। हो सकता है वो आपके ऑपरेटर्स हो सकता है वो आपका ऑपरेंड हो, सब कुछ आप स्टैक में डालो, इंस्ट्रक्शंस को आप रजिस्टर में डालो, डेटा को भी आप रजिस्टर में डालो, फिर आप एएलयू को दो फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं वैसे देखूं तो स्टैक एक हार्डवेयर ही है, उसको मैं कॉन्सेप्चुअली इंप्लीमेंट कर रही हूं। ये एक पाइल ऑफ रजिस्टर्स ही है, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स का एक पाइल है स्टैक। वो इसीलिए रखा गया है ताकि मेरा जो प्रोसेसर है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा पे काम कर सके। तो हम जब स्टैक की बात करते हैं, स्टैक क्योंकि एक हार्डवेयर है, वो बनता रजिस्टर से ही है और रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, तो वो एक हार्डवेयर है। यस, अनडाउटेडली द हार्डवेयर इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। ये डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैम ऑलरेडी जब हार्डवेयर मॉड्यूल्स हैं तो और एक हार्डवेयर अटैच करने का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो आप कैसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो? वो प्रॉब्लम एसपीओ में हमने देखी, वो प्रॉब्लम हमने जीआरओ में देखी। तो हमें इस प्रॉब्लम से उभरना है, तो इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर स्टैक के तौर पर रजिस्टर के साथ यूज करना है और फिर मेमोरी के साथ भी यूज करना है। तो आप बोल सकते हो कि मैं स्टैक को एसपीओ के साथ, एसपीओ रजिस्टर्स के साथ भी यूज कर सकती हूँ, सारे 8 रजिस्टर्स के साथ, या फिर मैं जनरल रजिस्टर्स के साथ भी यूज कर सकती हूँ R1 to R7। वो हमारी चॉइस है। अब स्टैक जैसा कि मैंने बोला एक पाइल है। ये पाइल के अंदर क्या होता है? डेटा होगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर मान लो मुझे डेटा स्टैक के अंदर कुछ यहां से डालना है, रजिस्टर से कुछ, ताकि इस रजिस्टर को मैं थोड़ा फ्री कर सकूं फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डेटा, तो मैं इसको स्टैक पे पुश करना चाहती हूं, तो क्या मैं वो कर सकती हूं? क्या मुझे स्टैक ये फैसिलिटी देता है? बिल्कुल देता है। अगर आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं मैंने 2 तरह के ऑपरेशंस लिखे हैं स्टैक के साथ। या तो आप डाटा को पुश कर सकते हो स्टैक से, या फिर आप डाटा को पॉप कर सकते हो स्टैक से ताकि वो रजिस्टर में जाए। तो पुश और पॉप 2 ऑपरेशंस एसोसिएटेड है विद स्टैक। तो अगर मैं पुश ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस देखती हूं तो वो कुछ इस तरह होते हैं। SP stands for stack pointer। स्टैक पॉइंटर का मतलब है वो जो बिल्कुल टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक पे पॉइंट कर रहा है। मतलब
मुझे पॉइंटर इसीलिए चाहिए ताकि मुझे पता चले कि टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का कौन सा है, क्योंकि स्टैक ऑलवेज फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? द लास्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इनटू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू गेट रिमूव्ड। इसीलिए मुझे यहां पर पॉइंटर चाहिए जो मुझे दिखाता है कि मेरा स्टैक पॉइंटर कहां पे पॉइंट कर रहा है टॉप एलिमेंट को। तो अगर मैं पुश करना चाहती हूं, मान लीजिए मेरे डेटा रजिस्टर में कोई वैल्यू आ गई है, रिजल्ट आ गया है जो मुझे स्टैक पे पुश करना है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो मुझे स्टैक पॉइंटर को एम्प्टी लोकेशन पे लेकर जाना है, मतलब 40 पे था, यहां पर लेकर आना है। तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, डेटा रजिस्टर का जो भी वैल्यू है वो मेमोरी के इस लोकेशन में, मतलब स्टैक पॉइंटर के इस लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। मैं m इसीलिए लिखती हूं क्योंकि ये है तो एक रजिस्टर ही, और रजिस्टर क्या है? इट्स अ स्टोरेज, एंड एनीथिंग दैट इज लिंक्ड विद स्टोरेज इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड विद m। तो इसीलिए यहां पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर का डेटा स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट कीजिए ताकि वो नेक्स्ट टॉप मोस्ट लोकेशन पे चला जाए जहां एलिमेंट है नहीं, खाली है, ताकि वहां पर वो अब डेटा डाल सके। जैसे ही वो डेटा डाल देता है, अब स्टैक पॉइंटर मान लीजिए मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, मतलब पुश कर दिया, तो स्टैक पॉइंटर अब 40 पे नहीं बल्कि 5 पे पॉइंट करेगा। उसके बाद मैं कब तक स्टैक में डाल सकती हूं? टिल द टाइम स्टैक इज नॉट फुल। तो स्टैक फुल नहीं है ये कैसे पता चलेगा? स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट करती जा रही हूं और वो हो पा रहा है, तो मतलब कि स्टैक एम्प्टी है, अब स्टैक के अंदर डेटा को पुश करो। लेकिन मान लीजिए स्टैक पॉइंटर 0 हो गया, 0 का मतलब वो अब इंक्रीमेंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे, वो 0 पे है, तो इसका मतलब अब स्टैक फुल है, आप कहीं पर भी कुछ भी अब इंसर्ट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब स्टैक है तो उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि है तो वो पाइल ऑफ रजिस्टर्स ही, हो सकता है 6 रजिस्टर है उसके पास, हो सकता है 7 रजिस्टर है उसके पास। उसके बाद आप उससे ऊपर डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे पास फुल और एम्प्टी जैसे 2 फ्लैग्स होते हैं स्टैक के साथ जो बताते हैं कि स्टैक एम्प्टी है या स्टैक फुल है। अगर स्टैक फुल है तो आप ज्यादा पुश नहीं कर पाएंगे और आपको वेट करना होगा कि कब स्टैक एम्प्टी होगा। जब कोई पॉप ऑपरेशन होगी तो जाहिर सी बात है फिर स्पेस एम्प्टी होगा, फिर मैं पुश कर पाऊंगी डेटा स्टैक के ऊपर। इस तरह से हम रजिस्टर स्टैक मेंटेन करते हैं और हम मेमोरी स्टैक मेंटेन करते हैं, चाहे स्टैक रजिस्टर के साथ रहे चाहे स्टैक मेमोरी के साथ रहे। ये 2 ऑपरेशंस ही होते हैं। इसको कहते हैं इंसर्ट ऑपरेशन, इसको कहते हैं डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द स्टैक। तो आइए अब जरा पॉप की बात करते हैं। मान लीजिए इन वैल्यूज में से मुझे वैल्यू 5 को पॉप कराना है स्टैक से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 को मैंने पॉप करा लिया डेटा रजिस्टर में, ये जाएगा कहां? फिर से ये आपस में ही एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं डेटा, या तो डेटा रजिस्टर स्टैक को देगा या फिर स्टैक से लेगा। तो कहने का मतलब स्टैक पर जो भी लोकेशन पे डेटा है वो डेटा रजिस्टर में आ गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टैक का पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि टॉप एलिमेंट अब 5 नहीं रहा, अब टॉप एलिमेंट 40 है, तो स्टैक पॉइंटर यहां पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्टैक पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे। कब तक ऐसे ही चलेगा? कब तक आप पॉप कर सकते हैं? जब तक एलिमेंट्स हैं। जब स्टैक पॉइंटर ही आपका 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी हो चुका है, आप उसमें से और कुछ नहीं निकाल सकते। खाली चीज में से हम क्या निकाल सकते हैं? कुछ नहीं। तो स्टैक पॉइंटर जब 0 हो रहा है तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट माय स्टैक इज एम्प्टी। So if the stack is empty, wait till something gets pushed on to the stack. Once it gets pushed on to the stack, then you can pop from the stack. तो ये push और pop operations चलते रहते हैं। स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ तो पुश हुआ, डिक्रीमेंट हुआ तो पॉप हुआ। पुश कब तक होगा? जब तक स्टैक फुल नहीं हो जाता। पॉप कब तक होगा? जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। जैसे ही फुल हुआ साइरन बज जाता है, जैसे ही एम्प्टी हुआ साइरन बज जाता है।
तो इस तरह से हम काम करते हैं स्टैक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर सी बात है, अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करती हूं तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए मेरे पास एक रजिस्टर है जहां पर मैं इंस्ट्रक्शन और डेटा डाल रही हूं, मेरे पास स्टैक भी है जहां पर मैं डेटा को पुश कर सकती हूं। मतलब मान लीजिए आपके रजिस्टर में कोई एक डेटा है, मैं उसको फिलहाल के लिए स्टैक पे डाल रही हूं ताकि दूसरा इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर पे अपना डेटा डाल सके। तो देखिए आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मेमोरी से एट अ टाइम लोड भी कर पा रहे हैं, बहुत सारा डेटा भी लोड कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी लोड कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम वाले क्लास ऑफ कंप्यूटर्स में आता है ये ऐसा प्रोसेसर। जाहिर सी बात है स्पीड बहुत बढ़ गई है कंपेयर टू एसपीओ एंड जीआरओ, लेकिन बात इतनी सी है कि हाँ, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि स्टैक अपने आप में एक हार्डवेयर है, उसको मेंटेन करना पड़ता है और उसको हमें रजिस्टर के साथ अटैच करना पड़ता है या फिर मेमोरी के साथ अटैच करना पड़ता है जो प्रोसेसर से बाहर है। तो यस, इट इज अ हार्डवेयर, इट टेक्स स्पेस, डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स, बट द बेस्ट पार्ट इज इट इज बेस्ट इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू एसपीओ एंड जीआरओ, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूशन है ये पैरेलल एग्जीक्यूशन है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं विद मल्टीपल डेटा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं देते तो रजिस्टर के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो मल्टीपल डाटा को लाके स्टोर कर सके। जब तक पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता रजिस्टर खाली होगा ही नहीं। अगर मुझे रजिस्टर को खाली करना है तो कहीं ना कहीं उसको जाकर स्टोर करना पड़ेगा दूसरे किसी लोकेशन में, उस लोकेशन को ही हम स्टैक कह रहे हैं। तो ये आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन या तो रजिस्टर के साथ आता है या फिर मेमोरी के साथ आता है या फिर दोनों के साथ भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है इसको हम एसपीओ के साथ पढ़ते हैं, एसपीओ रजिस्टर्स के साथ पढ़ते हैं, या फिर हम इसको जनरल रजिस्टर्स के साथ भी पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर मैं एक कंपैरिजन ओवरव्यू कर लूं एसपीओ, जीआरओ और स्टैक का, तो अगर मैं डिजाइन एस्पेक्ट में बोलूं तो एसपीओ का डिजाइन कॉम्प्लेक्स है बट प्रोसीजर सिस्टमैटिक है। अगर मैं जीआरओ की बात करूं, डिजाइन सिंपल हो गया है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो गई है। तो जीआरओ की प्रॉब्लम क्या है? जीआरओ की प्रॉब्लम यह है कि अभी भी वो सीक्वेंशियल है। जबकि मैं अगर स्टैक की बात करूं, डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो चुका है लेकिन परफॉर्मेंस इज मच मच बेटर कंपेयर टू एसपीओ एंड जीआरओ। तो मैंने आपको तीनों प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस, परफॉर्मेंस, डिजाइन सब कुछ समझा दिया है। आप प्लीज मेरे इस वीडियो के साथ पिछले 2 वीडियोस भी जरूर देखिए जहां पर मैंने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन समझाया था। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम कैसे डिसाइड करें कि किस मशीन के लिए कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह के काम करवाना चाह रहे हो, किस तरह के एप्लीकेशंस डेवलप करना चाह रहे हो। कुछ एप्लीकेशंस के लिए परफॉर्मेंस, स्पीड और टाइम दोनों मैटर करती है, स्टोरेज भी मैटर करता है। थोड़े एप्लीकेशंस के लिए स्टोरेज ज्यादा मैटर करता है, टाइम और स्पीड मैटर नहीं करता। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अ वर्क यू वांट द कंप्यूटर्स टू डू, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसर्स यू वांट टू वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट्स। हम उस तरह के फिर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट करते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए आगे चल के देखते हैं जरा एड्रेसिंग मोड्स। आप मुझे पूछ सकते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब तीन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेरे पास तो एड्रेसिंग मोड भी बहुत हो जाते हैं। इतने सारे एड्रेसिंग मोड्स का मतलब है उनका किन किन तरीकों से प्रोसेसर को डेटा मिलता है। कई बार डेटा डायरेक्टली मिल जाता है, कई बार डेटा इनडायरेक्टली मिलता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए हम उस टॉपिक को एड्रेसिंग मोड्स ही कहते हैं। ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस के बाद पढ़ाया जाता है।
क्योंकि अब तक हमें क्लैरिटी हो चुकी होती है कि फंक्शनल यूनिट्स क्या है मशीन के, व्हाट इज अ सिस्टम बस, व्हाट इज अ ALU, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट डूइंग, हमें प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशंस भी पता होते हैं। तो अब हम राइट फ्रेम ऑफ माइंड है एड्रेसिंग मोड्स जैसे टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए, जब भी मैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती हूं, हर इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में जनरली हमेशा पहले एड्रेस होता है, फिर ओपी कोड होता है, फिर एड्रेसिंग मोड होता है। ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट से मेरा मतलब है हर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को आप दे रहे हो वो इस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। कुछ पार्ट एड्रेस का होता है, कुछ पार्ट ओपी कोड का होता है और कुछ पार्ट मोड का होता है। अगर SPO है तो हम सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स लिखते हैं। अगर GRO है तो हम 2 एड्रेस या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स लिखते हैं। अगर स्टैक है तो हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स लिखते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं ताकि मशीन को पता चले सारे इंस्ट्रक्शन इसी फॉर्मेट में है। तो अगर इस फॉर्मेट को गौर से देखेंगे, हर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट उसका मोड जरूर बताता है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डाटा आपको चाहिए वो मिलेगा कहां से। तो ये जो मोड है वो कोई भी मोड हो सकते हैं इन सब में से जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अगर मैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की बात करती हूं तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन है CMA। ये क्या है? एक ओपी कोड है विच स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एड्रेस नहीं चाहिए, ना आपको वैल्यू चाहिए। जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, मान लीजिए आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1001 है, इसको मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब जहां वंस थे वहां 0 डालने हैं, जहां 0 है वहां पर वंस डालने हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड दिया जाता है, जहां पर मशीन को कहीं और से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके डेटा में ही उसकी वैल्यू है। दैट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। देखिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग है तो जाहिर सी बात है आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी अलग अलग इस्तेमाल करते होंगे। चाहे आप जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करो, मोड हर फॉर्मेट में आता है, चाहे 1 एड्रेस में आए, चाहे 2 एड्रेस में हो, चाहे 0 एड्रेस में हो। तो मोड में ये कोई भी मोड हो सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसके रजिस्टर के वैल्यू में ही उसका डेटा है, तो वैसे एड्रेसिंग मोड को हम इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड कहते हैं। जरूरी नहीं कि ये हर इंस्ट्रक्शन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जिनको हम इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। अगर दूसरे एड्रेसिंग मोड की बात करती हूं, इमीडिएट, तो इसका मतलब मान लीजिए मैंने ऐसे एड्रेस लिखा मूव AC, 35H, मान लीजिए ऐसा कोई मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो इसका जो एड्रेस है वहीं पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये कहता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर ही आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहता है। What about डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहता है, मान लीजिए ये सेम इंस्ट्रक्शन है तो इस एड्रेस पे जाओगे तो वैल्यू मिलेगी। ये डायरेक्ट कहता है। इमीडिएट कहता है यही आपकी वैल्यू है, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट तो इस तरह से काम ही नहीं करेगा, वो बोलेगा AC में जो वैल्यू है उसी के साथ काम करो, दैट इज इम्प्लिसिट। इमीडिएट इज एड्रेस के साथ जो वैल्यू दी गई है वही उसकी डेटा वैल्यू हो जाती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहता है जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जाऊंगी तो वैल्यू मिलेगी, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहता है कि एड्रेस पे जाओगे तो और एक एड्रेस मिलेगा,
उस एड्रेस पे जाओगे तो वैल्यू मिलेगी। तो दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।